लास्ट वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स देखे थे, उसके डिटेल फीचर्स एंड ऑल सब देखे थे। आज हम देखने वाले हैं कि कोई भी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, भले ही वो चेक होने दो, भले ही वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज या प्रॉमिसरी नोट होने दो, तो उसकी मैच्योरिटी नॉर्मली क्या रहती। ठीक है, तो नॉर्मली जो भी वहाँ पे आपस में डिसाइड हुआ होगा या वहाँ पे डेट लिखा हुआ रहता, अक्सर वहाँ पे निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स में जैसे प्रॉमिसरी नोट है तो प्रॉमिसरी नोट पे एक डेट फिक्स रहती, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में एक डेट फिक्स रहती। तो वहाँ पे जब डेट फिक्स है वो डेट पे उसकी मैच्योरिटी रहेंगी। जनरली वो बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन का नहीं रहता, विद इन 6 मंथ्स और 1 ईयर मैक्स टू मैक्स, लेकिन 3 दिन का भी हो सकता, मिनिमम 3 दिन का रहता, 4 दिन का रहता। अब यहाँ पे एक और चीज़ आती है कि ग्रेस डेज क्या है। ग्रेस कभी भी ओवर एंड अबव जो हम दे रहे, ड्यू डेट फॉर एग्जांपल 10th में है तो ग्रेस मिला के 13 तक उसने कैसे भी दे देना चाहिए। तो ये ग्रेस यानी हम उतना एक्स्ट्रा टाइम देते, किसके लिए, पेमेंट के लिए या उसको एंड करने के लिए, तो वो ग्रेस पीरियड रहेगा। ठीक है, तो मैच्योरिटी ऑफ अ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में ग्रेस डेज का एक इम्पॉर्टेंट रोल है। नॉर्मल अदर देन दैट मैच्योरिटी वही रहेंगी जो वहाँ पे बिल्स ऑफ एक्सचेंज पे लिखी हुई है। जब तक वो 3 दिन का ग्रेस का टाइम ख़त्म नहीं होता कोई एक्शन हम ले नहीं सकते। ठीक है, ये लॉ के हिसाब से 3 दिन एक्स्ट्रा दिए हुए। अब वहाँ पे देखो दूसरे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं वहाँ पे, जैसे क्रॉसिंग है, एंडोर्समेंट है और मटेरियल अल्टरेशन। ये वर्ड सुनते ही हमको बहुत कुछ नॉलेज आ जाती, बट फिर भी इसके अंदर क्या दिया हुआ है ये हमारे लिए पढ़ना ज़रूरी है। अब देखो वहाँ पे मीनिंग ऑफ एंडोर्समेंट, हम क्योंकि तुम लोग के मॉड्यूल में फर्स्ट एंडोर्समेंट है तो हम एंडोर्समेंट से स्टार्ट करेंगे। एंडोर्समेंट का सेक्शन 15 है ये एक्ट के अंदर, और वो सिंपल एंडोर्समेंट, अगर 12th में बिल्स ऑफ एक्सचेंज वो पढ़े हुए हैं तो एंडोर्समेंट हमको अच्छे से याद होगा। मैं उसके मीनिंग और वर्ड का बैकग्राउंड वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। मीनिंग ऑफ एंडोर्समेंट देखो मैं वहाँ पे तुम लोग के लिए रीड कर रही, द टर्म एंडोर्समेंट कैन बी प्रोनाउंसिएटेड एज इंडोर्समेंट। दिस टर्म इज सेड टू हैव बीन डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड इंडोर्सुम विच मीन्स अपॉन द बैक। ठीक है, उसको और ब्रेक करे तो हमको दिखता है वहाँ पे इन मतलब अपॉन, डोर्सुम मतलब बैक। इंडोर्सुम ये लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है उसके पीछे कुछ लिखा हुआ रहना। ठीक है, अब अगर कोई निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है और उसके पीछे हम कुछ लिखते हैं तो ये एंडोर्स करना, ऐसा लैटिन वर्ड से मतलब निकलता था। बट एज़ पर डेफिनेशन मीनिंग ऑफ एंडोर्समेंट क्या है, एंडोर्समेंट मीन्स साइनिंग ऑन द फेस और बैक ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट और on a slip of paper annexed to the negotiable instrument by the holder of negotiable instrument for the purpose of negotiating such negotiable instrument। अब यहाँ पे इसको अगर एक सिंपल फॉर्म में बताए तो उसका ये मतलब है कि हम अपने निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को या तो फेस पे यानी सामने के पेपर पे या पीछे के पेपर पे साइन कर रहे, या स्लिप ऑफ पेपर एनेक्स्ड मतलब एन अटैचमेंट जो भी उसके साथ है उसके ऊपर हम साइन कर रहे। कौन साइन कर रहा, कोई भी साइन करेंगे तो चलेगा क्या, नहीं, तो वहाँ पे दिया हुआ है द होल्डर ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, यानी जो उसका होल्डर है जिसके हाथ में वो है। ठीक है, फॉर द पर्पस ऑफ निगोशिएटिंग यानी ट्रांसफ़र करने के लिए। तो वहाँ पे ऐसा अगर हम एक्ट कर रहे तो वो एक्ट को हमारे, वो प्रोसेस को हमारे एंडोर्समेंट बोलते हैं। अब एंडोर्समेंट के टाइप्स हैं वहाँ पे, देखो एक डायग्राम है तुम लोग के लिए कि एंडोर्समेंट्स के क्या क्या टाइप है। वहाँ पे 4 इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं एंडोर्समेंट के। फर्स्ट है इन ब्लैंक जिसको हम जनरल एंडोर्समेंट भी बोलते हैं, दूसरा है इन फुल, फिर तीसरा है रेस्ट्रिक्टिव और चौथा है क्वालिफाइड। इनके और भी नाम है जो हम नीचे देखेंगे, और ये सारे सेक्शन 16, 50, 52 और 56 में दिया हुआ है। अब जनरल एंडोर्समेंट क्या है, तो वहाँ पे ऊपर डायग्राम से भी हमको समझेंगे। जनरल एंडोर्समेंट मतलब सिंगल ओनली एंड नेम ऑफ एंडोर्सर्स नॉट रिटन। यहाँ पे सिंगल एंडोर्समेंट या जनरल एंडोर्समेंट यानी हम सिर्फ एक इंसान से दूसरे इंसान के हाथ में दे रहे, यहाँ पे स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस नहीं दे रहे हम। वहाँ पे मैं रीड कर रही तुम लोग के लिए, देखो जनरल एंडोर्समेंट्स मीन्स एन एंडोर्समेंट मेड बाय द एंडोर्सर विदाउट राइटिंग द नेम ऑफ द एंडोर्सी। अब हम सिर्फ साइन करके किसी और के उसका मालिक बना दे रहे, किसी और को उसका ओनर बना दे रहे, लेकिन हम किसी का नाम स्पेसिफिकली नहीं लिख रहे। ठीक है, कि हम किसके नाम पे कर रहे, बस हम एंडोर्स कर दे रहे कि ये कोई भी ले सकता है, इसका होल्डर कोई भी हो सकता। तो ये जनरल एंडोर्समेंट। अब इसका इफेक्ट क्या हुआ, ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट इज़ कन्वर्टेड इनटू बियरर इंस्ट्रूमेंट,
ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या है, जब ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है यानी जिसका नाम पे दिया हुआ है या जो ऑर्डर करेगा उसी को उसके पैसे मिलने चाहिए। लेकिन बियरर इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या है, जिसके भी हाथ में है वो उसका ओनर हो गया। तो एंडोर्स करना, जनरल एंडोर्स करना यानी हम ट्रांसफ़र कर दे रहे बाय हैंड। ठीक है, इसमें कुछ भी ऐसा टफ वाली चीज़ नहीं है, सिंपल सी चीज़ है। मेरी कोई चीज़ है, मेरे पास एक पेपर है, चेक है, तो वो मैंने वहाँ पे पीछे साइन करके अब इसका नाम लिख दी फॉर एग्जांपल वहाँ पे पर्टिकुलर पर्सन का, तो नहीं सॉरी, मैंने किसी का नाम नहीं लिखी, मैंने सिर्फ अपनी साइन करके ट्रांसफ़र कर दी किसी को, तो वहाँ पे उसको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। चेक के केस में थोड़ा डिफरेंट रहता, बट एक एंडोर्समेंट का मैं एग्जाम्पल समझाना चाह रही थी वहाँ पर। अभी सेकेंड वाला देखो, स्पेशल एंडोर्समेंट। एंडोर्समेंट इन फुल ऑफ, स्पेशल मतलब ऊपर से हटके हो जाएगा, स्पेशल का मतलब यहाँ पे स्पेसिफिकली किसी का नाम लिखा हुआ रहेगा। तुम लोग को बाद में शॉर्ट में पढ़ने के लिए ये डायग्राम में मैंने सब शॉर्ट में एक एक लाइन में एक्सप्लेन करी हुई हूँ। साइन विथ एंडोर्सीज नेम रिटन, रेस्ट्रिक्टिव का क्या है, क्वालिफाइड का क्या है, तो ये ऊपर भी तुम लोग बाद में फॉर रिविजन देख लेना ऊपर, ठीक है। अब स्पेशल एंडोर्समेंट का मतलब क्या है, स्पेशल एंडोर्समेंट मीन्स एन एंडोर्समेंट मेड बाय अ होल्डर by signing his name and adding a direction to pay the amount to a specified person। एक तो हम अपना नाम से वहाँ पे लिख के साइन कर रहे, और दूसरा वहाँ पे एक डायरेक्शन दे रहे कि ये किसको, स्पेसिफिक एक पर्सन को देना है। ठीक है, तो वहाँ पे एक स्पेसिफिक नाम के साथ इंस्ट्रक्शन मिल रहा है, यानी स्पेसिफिक एंडोर्समेंट हो रहा। एक स्पेशल इंसान मतलब जनरल है कोई भी नहीं, एक पर्टिकुलर एक इंसान को हम वहाँ पे राइट ट्रांसफ़र कर रहे कि अब उसको उसके पैसे मिलेंगे। ठीक है, आई होप ये क्लियर है। अब थर्ड देखो, रेस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट, वर्ड ही बता रहा है रेस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट है। रेस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट क्या रहेगा, एन एंडोर्समेंट विच रेस्ट्रिक्ट्स द राइट ऑफ फर्दर निगोशिएशन इज कॉल्ड अ रेस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट। इसका मतलब ये है कि हम ये जो एंडोर्स कर रहे हैं अब इसके बाद वो किसी और को एंडोर्स नहीं कर सकता, उसका खुद का एंडोर्समेंट का राइट यहाँ पे ख़त्म हो गया। ऐसी चीज़ को हम रेस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट बोलेंगे। पार्शियल एंडोर्समेंट यानी आधा अधूरा एंडोर्समेंट, एन एंडोर्समेंट विच कन्वेज द ट्रांसफ़र ओनली अ पार्ट ऑफ द अमाउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड पार्शियल एंडोर्समेंट। पार्शियल एंडोर्समेंट इज़ नॉट वैलिड एट लॉ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। पार्शियल एंडोर्समेंट का मतलब ये है कि अगर हमारा निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट फॉर एग्जांपल 10 लाख का है, तो हमने पार्शियल एंडोर्समेंट करे और बोले कि ये जो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है इसके 5 लाख इसको मिलने चाहिए और 5 लाख जिसके नाम पे था उसको मिलना चाहिए। तो इस तरीके से वहाँ पे पार्शियल एंडोर्समेंट इज़ नॉट वैलिड एट लॉ, लॉ इसको एक्सेप्ट नहीं करता। जो होल्डर है या जिसको तुम एंडोर्स कर रहे वही पूरी तरीके से उसका ओनर एंड लाइबिलिटी उसकी रहेंगी। ठीक है, लास्ट वाला जो है वो कंडीशनल एंडोर्समेंट है, जिसको ऊपर डायग्राम में हमने क्वालिफाइड बोलकर भी लिखे। क्वालिफाइड तुम लोग को यूजुअली ऑडिट में भी सुनने को मिलता है वर्ड क्वालिफाइड और अनक्वालिफाइड रिपोर्ट। क्वालिफाइड रिपोर्ट का मतलब ये है कि जिसमें हम कुछ रिजर्वेशंस रख रहे हैं या कुछ क्लियरली नहीं बता रहे, ओपन नहीं हो रहा, तो उस तरीके को क्वालिफाइड बोलते हैं। अब इसके अंदर 3 चीज़ें हैं, सैन रिकोस एक है, फैकल्टेटिव एक है और कॉन्टिजेंट एक है। अब ये जो है ये लैटिन वर्ड्स है, बट वो वर्ड्स याद नहीं भी रहे तो इम्पोर्टेंट नहीं है, उसके अंदर की मीनिंग को देख लो। एंडोर्सर रिलीव्स हिमसेल्फ फ्रॉम द लाइबिलिटी टू ऑल सब्सिक्वेंट एंडोर्सीज, ऐसा एंडोर्स करना जिससे उन्हें अपनी सारी लाइबिलिटीज़ रिलीव कर दे रहा। ठीक है, एंडोर्सर्स रिलीव हिमसेल्फ फ्रॉम द लाइबिलिटी टू ऑल सब्सिक्वेंट एंडोर्सीज, यानी जितने भी उसके एंडोर्स करे हुए लोग हैं उन सबसे वो अपनी लाइबिलिटी ख़त्म कर ले रहा। तो ऐसा एंडोर्स करने को हम सैन रिकोस बोलेंगे। फैकल्टेटिव का मतलब क्या है, एंडोर्सर वेव्स एनी ऑफ हिज राइट्स, वेव्स का मतलब वो अपनी राइट्स छोड़ दे रहा या किसी और को दे रहा, तो इसको फैकल्टेटिव बोलेंगे। कॉन्टिजेंट वर्ड हमको पता है, हमने कॉन्ट्रैक्ट में भी पढ़े, विच में हैपन और विच में नॉट हैपन डिपेंडिंग ऑन अ पर्टिकुलर सिचुएशन, जो हमको कंफर्म नहीं है। तो यहाँ पे एंडोर्सर मेक्स हिज लाइबिलिटी डिपेंडेंट अपॉन द हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं पैसे तब दूंगा जब तुम्हारी जॉब लग गई, या मैं पैसे तब वापस करूंगा जब मैं कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट मिल गया। तो इस तरीके की कोई कंडीशन पे वो अगर पेमेंट या अपनी लाइबिलिटी डिपेंड करता तो उसको हम कॉन्टिजेंट एंडोर्समेंट बोलेंगे। ठीक है, यहाँ तक थे हमारे 5 टाइप्स ऑफ एंडोर्समेंट और एंडोर्समेंट। ठीक है, अब ये लास्ट पॉइंट ऑफ एंडोर्समेंट है कि एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ एन वैलिड एंडोर्समेंट क्या है। एंडोर्समेंट में 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
वो 3 चीज़ें क्या है कि एंडोर्समेंट राइटिंग में होना चाहिए, जो भी एंडोर्स कर रहा है उसकी साइन नेम वगैरह जो भी डिटेल्स है उसकी राइटिंग में होना चाहिए, साइंड होना चाहिए और बाय होल्डर होना चाहिए, यानी किसी न किसी ने होल्डर उसको, मतलब एक इंसान से दूसरे इंसान के पास हो रहा, कोई होल्ड कर रहा, साइन के बिना एंडोर्स नहीं होता, राइटिंग में वहाँ पे डायरेक्शन है या रिटन पेपर है तो ही तुम एंडोर्स कर सकते। इलेक्ट्रॉनिक चीज़ को एंडोर्स नहीं हो सकता बिकॉज हम ऑन बैक और फ्रंट पे हम साइन करके कुछ लिख के दे रहे। तो इस तरीके के एंडोर्समेंट के 3 एसेंशियल पार्ट्स है। ठीक है, तो हमने क्या क्या कवर करे, हमने देखिए एंडोर्समेंट का मीनिंग क्या है, एंडोर्समेंट वर्ड कहाँ से आया, फिर हमने देखिए एंडोर्समेंट के टाइप्स क्या क्या है, फिर हमने देखे एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ एंडोर्समेंट क्या है। आई होप यहाँ तक क्लियर है। अब हम देख रहे क्रॉसिंग, जिसको चेक के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज है या 11th के तुम्हारे एसपी के कंटेंट में ये सब बातें थी, कहीं ना कहीं बैंक से जो फेमिलियर है उनको पता है कि क्रॉसिंग क्या रहता। अगर मैं इसको रीड नहीं करके एक सिंपल वर्ड्स में या एक जनरल वर्ड्स में समझाऊँ तो क्रॉसिंग का ज़्यादातर मतलब ये रहता है, जो हमारे पास चेक रहता है या बिल्स ऑफ एक्सचेंज कोई भी है उसके ऊपर 2 पैरेलल लाइंस साइड में हम लिख रहे, पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर रहे, तो उसको क्रॉसिंग ऑफ चेक बोलते हैं। अब वो पैरेलल लाइंस जो ड्रॉ करते हैं उसमें 3-4 कैटेगरीज आते हैं, स्पेशल क्रॉसिंग रहता, नाम लिखा हुआ रहता, उस तरीके की कैटेगरीज आते, तो ये क्रॉसिंग है। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्रॉस हो सकते, क्रॉसिंग कर सकते हैं, यानी हम किसी के नाम पे ट्रांसफ़र कर सकते या एक स्पेसिफिक ऑर्डर इशू कर सकते हैं उससे रिलेटेड, तो उसको वहाँ पे क्रॉसिंग बोला हुआ है। ठीक है, अब मैं वहाँ पे रीड कर रही, देखो मीनिंग ऑफ क्रॉसिंग। क्रॉसिंग मीन्स अ डायरेक्शन गिवन बाय द ड्रावर ऑफ द चेक टू द ड्रावी बैंक not to pay the check at the counter of the bank but to pay it to a person who presents it through a banker। क्रॉसिंग का मतलब वहाँ पे ये है कि जो ड्रावर है वो बैंक को इंस्ट्रक्शन देता कि जो भी वहाँ पे लेके आ रहा चेक उसके हाथ में पैसे मत दो, बट एक बैंक के थ्रू इसका ट्रांजैक्शन करो, बैंक के थ्रू उसको पे करो। तो इस तरीके के मेथड को क्रॉसिंग बोलते। और ये होता कैसा, वो चेक के साइन मतलब चेक पे 2 लाइंस ड्रॉ करे हुए है तो, या कुछ वर्ड्स रहते क्रॉसिंग में, तो वो पर्पस ऑफ क्रॉसिंग क्या है, मतलब क्रॉसिंग क्या है हमको समझ गया कि पर्सन के हाथ में मत दो बट बैंक के थ्रू दो। क्यों? क्रॉसिंग मेक्स इट पॉसिबल टू ट्रेस द पर्सन टू whom द पेमेंट हैज़ बीन मेड, thus इट मेक्स द चेक सेफ। अगर हम हाथ में कैश दे रही तो कौन लेके जा रहा है, कैसा लेके जा रहा है, ये समझ में आना मुश्किल है। लेकिन अगर हम वो पर्सन के अकाउंट में डिपॉजिट करवा रहे और उसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र हो रहे और बैंक रिकॉर्ड से जा रहा है, तो 2 बैंक के बीच की ट्रांजैक्शन है, तो वो पर्सन को ट्रेस करना ईजी है। तो उससे चेक्स हमारे सेफ़ रहते, हमारे कस्टमर्स सेफ़ रहते, उनके अकाउंट सेफ़ रहते, तो क्रॉसिंग हेल्पफुल रहती। अब जैसे हमने ऊपर टाइप्स ऑफ एंडोर्समेंट देखे, अब हम यहाँ पे देख रहे टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग। अलग अलग तरीके की क्रॉसिंग रहती, तो वो क्या रहती ये हम यहाँ पे देख रहे। अब देखो फर्स्ट वाला जो है जनरल क्रॉसिंग, इसका सेक्शन है 123। अब जनरल क्रॉसिंग क्या है, व्हेन अ चेक बियर्स अक्रॉस इट फेस एन एडिशन ऑफ वर्ड्स। चेक के फेस पे यानी ऊपर ये एडिशन वर्ड्स जो नॉर्मल वर्ड्स है उसके अलावा ये लिखे हुए हैं कौन से वर्ड, एंड कंपनी और एनी एब्रीविएशन देयर ऑफ बिटवीन 2 पैरेलल ट्रांसवर्स लाइंस और 2 पैरेलल ट्रांसवर्स लाइंस सिंपली। जनरल क्रॉसिंग में एंड कंपनी लिखा हुआ है या सिर्फ पैरेलल 2 लाइंस कॉर्नर पे है तो उसको हम जनरल क्रॉसिंग बोलेंगे। ईदर विथ और विदाउट द वर्ड्स नॉट निगोशिएबल द एडिशन शैल बी डीम्ड अ क्रॉसिंग एंड द चेक शैल बी डीम्ड टू बी क्रॉस जनरली। अगर वहाँ पे ये वर्ड नहीं भी रहा, विथ और विदाउट बोल रहा जनरल क्रॉसिंग के लिए, अगर 2 पैरेलल ट्रांसवर्सल लाइन है और वहाँ पे एंड कंपनी वर्ड है तो वहाँ पे हम ऐसा डीम करेंगे कि वो क्रॉसिंग हो गई, इवन इफ इन दिस नॉट निगोशिएबल वर्ड अगर नहीं है तब भी। ठीक है, अब वहाँ पे आगे क्या बोल रहा है देखो, वेयर द चेक is crossed generally the banker on whom it is drawn shall not pay it otherwise than to a banker। अगर किसी ने चेक क्रॉस करे हुए है तो वहाँ पे बैंकर के अलावा वो चेक को कोई भी पे नहीं करेगा या वो चेक को ऑनर कोई भी नहीं करेगा, तो ये है जनरल क्रॉसिंग। अब स्पेशल क्रॉसिंग ऊपर 23 था, ये 24 है। ये अब जनरल क्रॉसिंग स्पेशल क्रॉसिंग क्या है, जैसे ऊपर हमने देखी जनरल है, वहाँ पे स्पेसिफिक कोई बैंक के बारे में नहीं लिखा हुआ है, स्पेसिफिक कोई चीज़ नहीं दी हुई है, सिर्फ एक बैंक के थ्रू वहाँ पे ट्रांजैक्शन होना एक जनरल बात बोली हुई है। लेकिन स्पेशल क्रॉसिंग जैसे हमने ऊपर देखे थे स्पेशल एंडोर्समेंट,
अगर हमने स्पेसिफिक किसी का नाम लिख दिया कि यही बैंक के अकाउंट के थ्रू ये ट्रांजैक्शन होना चाहिए, तो वहाँ पे वो स्पेशल क्रॉसिंग हो जाती। अब जैसे फॉर एग्जांपल मेरा अकाउंट आईसीआईसीआई बैंक में है और मैंने बोल दी कि मेरे को आईसीआईसीआई बैंक के थ्रू ही पेमेंट करवानी है, यानी सामने वाले को अगर उसका चेक एंड कैश कराना है तो उसके पास भी यही बैंक का पर्टिकुलर मतलब यही पर्टिकुलर बैंक का अकाउंट नंबर होना चाहिए या यही पर्टिकुलर बैंक में अकाउंट होना चाहिए, तो इसको हम स्पेशल क्रॉसिंग बोलेंगे। अब मैं वो कंटेंट रीड कर रही, देखो। When a check bears across its face an addition of the name of a banker either with or without the word not negotiable, that addition shall be deemed as crossing and the check shall be deemed to be crossed specially। अगर वहाँ पे हमारी क्रॉसिंग जो ऊपर के दो ट्रांसवर्सल लाइंस रहते उसके बीच में अगर हमने बैंक का नाम लिख दिए, जैसे फॉर एग्जांपल HDFC बैंक, तो वो वाला चेक HDFC बैंक अकाउंट से ही खुलेगा, ना कि कोई और बैंक से। ऊपर जो जनरल क्रॉसिंग थी तो वहाँ पे हमने क्रॉसिंग तो करे लेकिन हमने कोई स्पेसिफिक बैंक का नाम नहीं बोले, तो जो भी बैंक में अकाउंट है वहाँ से वो ट्रांजैक्शन फॉरवर्ड हो सकता है या वो ट्रांजैक्शन वहाँ पे कैरी आउट हो सकता। लेकिन अगर स्पेसिफिकली कोई बैंक का नाम दिया हुआ है तो वही बैंक के अकाउंट होल्डर से ही वो ट्रांजैक्शन होगा, ठीक है। अब नीचे देखो, अकाउंट पेई क्रॉसिंग या रेस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग। अब ये क्या है? इट इज़ अ डायरेक्शन टू अ बैंकर टू क्रेडिट द प्रोसेस ओनली टू द अकाउंट ऑफ द पेई। The check remarks legally negotiable, but account pay crossing hinders the negotiability of the check in practice। negotiable instrument का हमारा एक जनरल वो क्या था डेफिनेशन की इजीली ट्रांसफरेबल है, लेकिन जो अकाउंट पे ही है यानी हम स्पेसिफिकली कोई एक इंसान के नाम पे उसके अकाउंट पे बोल रहे हैं, स्पेसिफिकली कोई इंसान का नाम ले रहे हैं यहाँ पे, तो वहाँ पे एक पर्टिकुलरली अकाउंट नंबर या पर्टिकुलर एक पर्सन का नाम ले रहे, तो यहाँ पे वो निगोशिएबल नहीं रहता, फिर वो स्पेसिफिक हो जाता है, ये रेस्ट्रिक्टिव कर दे रहा, उसके निगोशिएबिलिटी के फीचर्स को रेस्ट्रिक्ट कर रहा, इसलिए उसको अकाउंट पे क्रॉसिंग या रेस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग भी बोलते हैं, ठीक है। तो अभी हमने क्रॉसिंग देखे, क्रॉसिंग का मतलब देखे, क्रॉसिंग के टाइप्स देखे, तो आई होप क्रॉसिंग क्लियर है। एंडोर्समेंट और क्रॉसिंग तक अगर कोई डाउट है तो पूछो। लास्ट वाला पॉइंट हम देख रहे हैं आज के लिए, मटेरियल अल्टरेशन। मटेरियल अल्टरेशन का मतलब यह है कि जो हमारे मेन एसेंशियल फैक्ट्स है, जो मेन चीज़ है, जो मेन पर्पस है, वो अगर कोई बदल दे रहा तो उस सिचुएशन में क्या होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर अमाउंट में कुछ ऊपर नीचे हो रहा, डेट्स आगे पीछे हो रहे, गलत हो रहे, नाम में गड़बड़ हो रही, मटेरियल फैक्ट में चेंजेस आ रहे, तो उसका इफ़ेक्ट क्या होगा वो देखो, मैं रीड कर रही। एन अल्टरेशन इज़ कॉल्ड अ मटेरियल अल्टरेशन इफ़ इट अल्टर्स। अल्टर करने का मतलब है चेंज करना, मटेरियल मतलब इम्पॉर्टेंट चीज़ों को चेंज कर रहे तो मटेरियल अल्टरेशन। तो वहाँ पे क्या चेंज करना, द कैरेक्टर और ऑपरेशन। अब इसको मैंने ब्रैकेट में एक्सप्लेन करी, द लीगल इफेक्ट, कैरेक्टर या ऑपरेशन जो लीगली कहीं तो भी स्टैंडिंग लेता है वहाँ पे, ऑफ अ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, और द राइट एंड लाइबिलिटीज़ ऑफ एनी ऑफ द पार्टीज टू अ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। कैरेक्टर और ऑपरेशन यानी वहाँ पे जैसे नंबर्स एंड नाम वगैरह है, या मेन चीज़ जिसके बारे में हम बना रहे, प्रॉमिसरी नोट या वॉटेवर, हम जो भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहे, जो लीगल उसकी स्टैंडिंग है उसमें अगर हम चेंज कर रहे, या राइट्स और लाइबिलिटीज़ में दोनों पार्टीज़ में से किसी के भी चेंज कर रहे, तो ये मटेरियल अल्टरेशन हो गया। ये जानबूझ के करो या एक को धोखा देने के लिए करो, लेकिन अगर चेंज कर रहे तो उसको हम पढ़ेंगे मटेरियल अल्टरेशन के हेडिंग के अंदर, ठीक है। अब मटेरियल अल्टरेशन ऑथराइज बाय एक्ट, जितने इसके अंदर दिए हुए हैं उसको छोड़ के जो भी मटेरियल अल्टरेशन है वो सब के सब इलीगल हो गए, ठीक है। जितने इसके अंदर है उतने ही वो एक्सेप्टेबल है, और जितने भी ये वाले दिए हुए हैं ना, इसके केस लॉज भी है। केस लॉज तुम्हारे मॉड्यूल में बहुत सारे हैं, बट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना याद रहेगा या नहीं बोलकर मैंने वो यहाँ पे दी नहीं अभी के लिए। अगर चाहिए तो वो मॉड्यूल में से रीड कर सकते, टाइम अगर मिल रहा तो, अदरवाइज़ इट्स नॉट सो इम्पॉर्टेंट, तुमको इतना याद करने की ज़रूरत नहीं, ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए। अब मटेरियल अल्टरेशन ऑथराइज बाय एक्ट कौन सा है वो, फर्स्ट फिलिंग ब्लैंक्स ऑफ एन इनकोटेड इंस्ट्रूमेंट। कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल हमने डैश डाले या ऐसा कुछ करे जो मटेरियल चेंज नहीं कर रहा, या जो पर्पस चेंज नहीं कर रहा, जो उसका एसेंस चेंज नहीं कर रहा, तो वो चलेगा। कन्वर्जन ऑफ अ ब्लैंक एंडोर्समेंट इनटू एन एंडोर्समेंट इन फुल,
एंडोर्समेंट ब्लैंक है, एंडोर्स नहीं करे थे किसी को, या एंडोर्समेंट में क्लियर नहीं था लिखा हुआ, उसको हमने फुल एंडोर्समेंट कर दिया, स्पेसिफिक एंडोर्समेंट कर दिए, तो वो चलेगा। क्रॉसिंग ऑफ चेक भी अल्टरेशन है, ये भी चलेगा। कन्वर्जन ऑफ जनरल क्रॉसिंग इनटू स्पेशल क्रॉसिंग और नॉट निगोशिएबल क्रॉसिंग और अकाउंट पे ही क्रॉसिंग, बट नॉट वाइस वर्सा। यानी हम अगर जनरल है तो उसको स्पेशल कर सकते, स्पेशल है तो उसको अकाउंट पे ही कर सकते, लेकिन अकाउंट पे को जनरल और जनरल को स्पेशल ऐसा उल्टा उल्टा नहीं कर सकते। जनरल से तुम थोड़ा स्पेसिफाई कर सकते, लेकिन एकदम स्पेसिफाई करा हुआ कोई नोट को तुम एकदम जनरल नहीं बना सकते, तो वाइस वर्सा नहीं कर सकते। ठीक है। फिर कन्वर्जन ऑफ बियरर इंस्ट्रूमेंट इनटू एन ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट बाय डिलीटिंग द वर्ड बियरर, ऐसा वाला चलेगा। बियरर इंस्ट्रूमेंट यानी जो होल्ड कर रहा, ऑर्डर टू पे यानी जिसको हम बोल रहे हैं स्पेसिफिकली उसको पे करना, तो बियरर को हटा के हम ऑर्डर पे करने वाला एलिमेंट ला सकते। तो ये वाली चीज़ें, ये अल्टरेशन वहाँ पे एक्सेप्टेबल, अदर देन दैट वहाँ पे इलीगल माना जाएगा। अब इफेक्ट क्या होगा अगर कोई ये चेंजेस कर रहा, तो उसका इफेक्ट क्या है? ऑल द पार्टीज टू निगोशिएबल नॉट कंसिस्टिंग टू द मटेरियल अल्टरेशन आर डिस्चार्ज। मतलब कंसेंटिंग टू द मटेरियल अल्टरेशन आर डिस्चार्ज का मतलब यहाँ पे ये है कि जो भी पार्टीज़ वहाँ पे एक्सेप्ट नहीं कर रहे उनको उसमें से हटा देते, और उनके एक्सेप्टेंस और कंसेंट के साथ ही इसको एक्सेप्ट किया जाता। अगर कोई एक पार्टी वहाँ पे खड़े रह के बोलता कि ये जो अल्टरेशन हुआ ये मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हुआ, तो वहाँ पे वो चीज़ के ऊपर फिर एक्शन लिया जाएगा, चेक करेंगे कि फ्रॉड तो इन्वॉल्व नहीं है, एंड सो चीज़ें शुरू हो जाएंगी फिर। ठीक है। आई होप यहाँ तक तुम लोग को क्लियर है। फिर एक्सेप्टेंस एक पॉइंट है, तो आज के लिए हम अभी यहाँ तक देख लेंगे, फिर कल वाले वीडियो में हम एक्सेप्टेंस देखेंगे। ठीक है। अच्छा पढ़ाई करो, एग्ज़ाम की अच्छी तैयारी करो, बेस्ट ऑफ लक मेरे तरफ से। थैंक यू।